नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट पेपर 2 क्लास 6 to 8 में सामाजिक विषय यानी कि सोशल स्टडी एसएस के विषय हम लोग अध्ययन कर रहे थे। ये जो आपका एसएस का सिलेबस है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, ताकि आपको एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चन बने उसको हम लोग कम समय में और पूरी सटीकता के साथ कवर कर ले। अब देखिए, जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसमें इतिहास का टॉपिक है, जिसमें हम लोगों ने अभी कुछ राजाओं के विषय में पढ़ा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे धीरे धीरे वंशों का उदय हुआ, फिर धीरे धीरे उनका अंत भी होता गया और ये प्रक्रिया आगे बढ़ती चली गई। बाद में आपको एक यहाँ पे इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति, देखिए यहाँ समझिएगा, अगर आप इलाहाबाद में जाएंगे तो यहाँ पे एक आपको शिलालेख मिलेगा जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। देखिए ये प्रयाग प्रशस्ति, इसको लिखा है कवि हरिसेन ने। देखिए चूंकि इतिहास की जानकारी हमें कैसे मिलेगी, या तो किताबों से मिलेगी या तो शिलालेख से। तो प्रयाग प्रशस्ति को कवि हरिसेन ने लिखा है। ये किसके कवि थे या कहाँ पे थे? ये दरबारी कवि थे। किसके थे? सम्राट समुद्रगुप्त के। अब बात को समझिएगा, सम्राट समुद्रगुप्त के जो दरबारी थे वो कौन थे? हरिसेन। और इन्होंने लिखा है प्रयाग प्रशस्ति। इसमें प्रयाग प्रशस्ति से हमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें लिखा गया है कि गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। बात को समझिएगा, एक हमने पढ़ा है चंद्रगुप्त मौर्य, वो मौर्य वंश के थे, ये उनके बाद की कहानी है। बाद में प्रयाग प्रशस्ति कवि हरिसेन ने लिखा है। कवि हरिसेन ने लिखा है इसमें मुख्य रूप से ये प्रशस्ति किसको समर्पित है? सम्राट समुद्रगुप्त को, लेकिन उसके पिता की भी जानकारी इसमें मिलती है, साथ ही साथ इसके बाद की भी जानकारी मिलती है। यानी कि प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग मतलब इलाहाबाद में जो प्रशस्ति हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार एक सम्राट था समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश का उत्तराधिकारी था, उसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त। उसके बाद में भी कुछ राजा आए, उनकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? कवि हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है। अब देखिए इसमें समुद्रगुप्त के बारे में क्या कहा गया है। इसमें बताया उन्होंने कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। अभी भारत का नेपोलियन क्या है, इसके लिए छोटी सी कहानी यह है कि नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने एक तरह समझिए पूरे उसने अपने इलाके को जीत लिया था अकेले दम पे, सेम काम किया था सम्राट समुद्रगुप्त ने। सम्राट समुद्रगुप्त, पहली चीज ये कि इसकी एक जानकारी और प्राप्त होती है, इसको बीड़ा बजाते हुए सिक्के पे देखा गया है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि इसको बीड़ा बजाने का बहुत शौक था और एक सिक्के प्राप्त हुए हैं सोने के जिसमें इसको बीड़ा बजाते हुए देखा गया है। अब हरिसेन बेवकूफ तो है नहीं कि बीड़ा बजाते हुए रहेंगे जिनको महान बता देंगे। महान उसने ऐसे बताया है कि समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 राजाओं को पराजित किया। देखिए 9 राजा कौन कौन से समझिएगा। आर्यवर्त के 9 राजाओं को इसने पराजित किया। 9 राजा मतलब भारत के उत्तर का इलाका, जितना उत्तर का इलाका था, उत्तर का जितना इलाका था, मगध हो गया, मगध के बाद में जैसे हम लोग का उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश का ऊपरी हिस्सा, जम्मू कश्मीर, इन सब को इसने लपेट दिया था। आर्यवर्त के 9 राजाओं को हराया। उसके साथ साथ कभी भी कोई राजा, चाहे सम्राट अशोक हो चाहे कोई भी हो, किसी ने पूरी तरह से दक्षिण विजय नहीं किया था। इसने दक्षिण राजवंशों का पूरी तरह से तहस नहस किया, या दक्षिण के 12 राजाओं को इसने हराया। सोचिए, दक्षिण जितना इसने उत्तर विजय नहीं किया उतना इसने दक्षिण विजय किया। क्यों? क्योंकि उत्तर के सारे इलाके तो उसके पिताजी ने जीत ही लिया था, इसने दक्षिण के इलाकों को भी जीता। साथ ही साथ इसने पूरे तीनों तटों को, पूर्वी तट हो गया भारत का निचला हिस्सा, मतलब ये इलाका, ये पूरा इसने विजित किया, पूरा इतना पूरा इसने अपने अंडर में ले लिया या इसने जीता। लेकिन इसने ये किया कि यहाँ के राजवंशों को हराने के बाद में फिर इनको शासन वापस कर दिया। ठीक है, मतलब कहा उसने कि आप लोग राज्य कीजिए लेकिन मेरे अंडर में। क्लियर हुआ? यानी कि समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के उत्तर में 9 राजाओं को हराया, दक्षिण में इसने 12 राजाओं को हराया। इसके साथ साथ इसने दक्षिण के जो प्रमुख राजवंश थे सब के सब, चाहे कुषाण हो, चाहे शक हो,
चाहे सातवाहन हो, सबको इसने समाप्त किया, यानी कि सबको इसने हराया। उसके साथ साथ इतने पे इसने ये नहीं रुका, इसने नेपाल विजय किया, इसने श्रीलंका विजय किया, इसने बंगाल विजय किया, ठीक है। इतनी सारी इसने विजय प्राप्त की, इसीलिए इसको सम्राट समुद्रगुप्त को कवि हर्षेय ने क्या कहा है, भारत का नेपोलियन। नेपोलियन मतलब एक ऐसा सम्राट या एक ऐसा राजा जिसने सबको अपने में बांध के रखा है, या तो अपने अंदर सबको रोके रखा है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये बात हो गई किसकी, सम्राट समुद्रगुप्त की। क्लियर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछता है कि बीड़ा बजाते हुए सिक्के पे किसको देखा गया है, समुद्रगुप्त को, ठीक है। उसके साथ साथ भारत का नेपोलियन कौन है, समुद्रगुप्त। कौन सा ऐसा राजा था या कौन सा सम्राट था जो दक्षिण पथ में या जिसने दक्षिण विजय की, कौन सा, समुद्रगुप्त, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। या आपसे पूछेगा कि सबसे प्रतापी राजा गुप्त वंश का, तो आप क्या बताएंगे, समुद्रगुप्त, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ इसका जो उत्तराधिकारी आता है, देखिए चूंकि बड़ा साम्राज्य मिलना तो आसान है, देखिए मान लीजिए बड़ा साम्राज्य आपको मिल गया, वो तो आसान है क्योंकि उसके पिताजी ने जीत लिया था, लेकिन उसको संभाल के रखना उतना ही कठिन है, क्योंकि जैसे ही राजा चेंज होता है लोगों में विद्रोह शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही ये गया, इसके बाद आया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, लेकिन ये भी इतना प्रतापी राजा था, इसने किसी को चूचा नहीं करने दिया। अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने पिता के शासन व्यवस्था को या अपने पिता के पूरे साम्राज्य को बिल्कुल वैसे ही बनाए रखा जैसे इसने बनाए रखा था, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसके दरबार में जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, वैसे ही इसके दरबार में भी 9 रत्न थे, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कवि थे कालिदास। कवि कालिदास, इनको आप लोग जानते भी होंगे, कवि कालिदास, ठीक है। कवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक लिखी है, अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक लिखी है, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला नाम की युवती के प्रेम प्रपंच को दिखाया गया है, ठीक है, या बताया गया है। साथ ही साथ इन्होंने मेघदूतम नामक पुस्तक लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, हालांकि भी पुस्तक में हम इसकी चर्चा करेंगे फिर से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछता है कि महाकवि कालिदास कहाँ पे थे, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसके साथ साथ सबसे जरूरी बात यह है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को हम लोग ईस्वी की शुरुआत के लिए जानते हैं, ठीक है। देखिए 58 ईस्वी में इन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की, किसकी, विक्रम संवत की शुरुआत की, ठीक है। 58 ईस्वी में इन्होंने कहा कि आज से हम विक्रम संवत यानी कि 0 से शुरुआत करेंगे, इसलिए जैसे 2024 चल रहा है, अगर आप विक्रम संवत देखेंगे तो उसमें 58 साल का अंतर रहता है, ठीक है। 58 साल आपको बैक जाना पड़ेगा, तब हम उसको मानते हैं विक्रम संवत। या मोटा मोटा आप समझिएगा, इन्होंने 58 साल को पूछे से खा गए, ये लैप कर गए, और इन्होंने शुरुआत की किसकी, विक्रम संवत की, जो इस समय चल रहा है, ठीक है। तो विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसके उत्तराधिकारी थे, समुद्रगुप्त के। गुप्त वंश के ये शासक थे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि इन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की, और महाकवि कालिदास इनके दरबारी कवि थे। क्योंकि गुप्त वंशों का साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसके बाद बहुत सारे राजा आए जिन्होंने एक से बढ़ के एक काम किए, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारी बुक में इन्हीं दोनों का जिक्र दिया है, तो हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जिक्र आता है हिंदू साम्राज्य था उसके अंतिम सम्राट हर्ष का, ठीक है। हर्ष, जिसको हम कहते हैं हर्षवर्धन। देखिए इनके विषय में इनके दरबारी कवि हैं बाणभट्ट, बाणभट्ट, ठीक है। देखिए बाणभट्ट द्वारा चरित जो रचना है हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र, ठीक है। हर्ष चरित्र लिखते हैं कि हमारे अंतिम हिंदू सम्राट कौन थे, हर्ष। क्योंकि हर्ष जब ये छोटे भाई थे, जब इनके बड़े भाई का राज्य अभिषेक हुआ तो ये छोटे थे, लेकिन इनके बड़ी भाई की हत्या बंगाल के शासक ने कर दी, जिससे रुष्ट होकर इन्होंने बंगाल के शासक को मार करके उसका भी शासन कब्जा किया, प्लस अपना शासन तो था ही। ये थानेश्वर के राजा थे, ये आप ध्यान रखिएगा, कहाँ के, थानेश्वर के, ठीक है। थानेश्वर से ये राजा हुए थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने मगध को जीता ऊपर, ठीक है। ऊपर मतलब मगध आप जानते हैं बिहार साइड। मगध के बाद इन्होंने बंगाल को जीता। जब मगध और बंगाल को इन्होंने जीत लिया तो इनको थोड़ा सा
अहम हो गया कि अब मैं तो सबसे बड़ा सम्राट हूं, और इन्होंने सोचा कि मैं भी समुद्रगुप्त की तरह दक्षिण की तरफ यात्रा करता हूं। ठीक है, कहां? दक्षिण की तरफ। लेकिन जब ये दक्षिण की तरफ बढ़ने लगे, कहां? दक्षिण की तरफ, वहां पर चालुक्य नरेश, देखिए यही सब कुछ पूछता है टिप टिप करके, चालुक्य नरेश या चालुक्य राजा पुलकेशिन ने इनको हरा दिया। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय, ये बहुत ही प्रतापी राजा था। ठीक है, उस समय का बहुत प्रतापी राजा था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को रोक दिया, या आप कह सकते हो दक्षिण बढ़ने से रोक दिया, और उस युद्ध में इनकी बहुत क्षति हुई। बहुत क्षति मतलब इनकी सेना लगभग खत्म हो गई थी। तो धीरे धीरे इनका भी विनाश हो गया। और ये रचित कथाओं के अनुसार, या आप कह सकते हो कि कहानियों के अनुसार, अंतिम हिंदू सम्राट थे। इसके बाद ही मुसलमानों का उदय होता है, जो 712 ईस्वी के आसपास आते हैं, और इनका शासन ही 600 से 700 के बीच था। ठीक है, क्योंकि ये हिंदू सम्राट थे, तो इन्होंने, आप ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने कुंभ मेले का आयोजन करवाया इलाहाबाद, यानी कि आज के प्रयागराज से। प्रयागराज में इन्होंने हिंदू का जो पर्व है कुंभ और महाकुंभ का आयोजन शुरू किया। कुंभ प्रत्येक 6 साल पे और महाकुंभ प्रत्येक 12 साल पे आयोजित किया जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये काम किसने किया था? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन के बारे में जानकारी कौन देता है? कवि बाणभट्ट। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अभी मैंने आपको बताया कि जब हर्षवर्धन दक्षिण की तरफ बढ़ रहे थे, तो उनको किसने रोका था? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने। देखिए, यानी कि दक्षिण में भी कुछ मजबूत साम्राज्य थे। सेम टाइम पे अब हम समझते हैं थोड़े बहुत कि दक्षिण में कौन कौन से थे। देखिए, सेम टाइम में दक्षिण में जो दो मजबूत देखने को मिलते हैं वो थे पल्लव पल्लव और चालुक्य। पल्लव सम्राट और चालुक्य सम्राट। देखिए, पल्लव वंश ऐसे समझिएगा, और इधर चालुक्य वंश। पल्लव वंश की बात करें तो ये कावेरी नदी, मतलब एकदम नीचे। ठीक है, कावेरी नदी के आसपास का जो इलाका है, वहां का जो डेल्टा है, वहां पे ये राज्य करते थे। चालुक्यों की बात करें तो ये कृष्णा नदी प्लस तुंगभद्रा नदी, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के किनारे के आसपास ये लोग रहते थे। क्योंकि कृष्णा नदी ऊपर का इलाका है, जैसे इधर कृष्णा है तो कावेरी यहाँ नीचे है, इसलिए जब हर्षवर्धन आए तो पहले टकरा गए पुलकेशिन से। पुलकेशिन उनको मार के भगा दिया, भाग यहाँ से, पापा यहाँ आ रहा है, यहाँ तो अपना लड़ाई नहीं समझ में आ रहा, तुम यहाँ आ रहा है। तो पल्लव और चालुक्य भी आपस में भिड़े रहते थे, रोज पटका पटकी हो। ठीक है, लेकिन इसमें जब तक ये चालुक्य था, चालुक्य का जो राजा था पुलकेशिन, तब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई जीत ले। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय, इसने पल्लवों को भी खदेड़ा, यानी कि इनको भी मार के भगा दिया। ये लोग अपने महल के पीछे जाके छुपे थे। इसने पल्लवों को भी मारा, इसने हर्षवर्धन को भी मारा। दोनों को मार करके पुलकेशिन उस समय था, और इसने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी, या वातापी कोंड की उपाधि ली थी। वातापी कोंड की उपाधि जो होती है, देखिए शब्दों का मतलब अगर आप समझे रहेंगे तो आपको कभी चीज नहीं भूलेगी। देखिए, वातापी कोड का मतलब होता है एक हिंदू सम्राट जब दूसरे हिंदू सम्राट को हराता है तो उसको हम कहते हैं वातापी कोड। तो वातापी कोड की उपाधि इसने तब ली थी जब इसने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय आपसे पूछता है किस वंश का शासक था, तो ये था आपका चालुक्य वंश का। सोचिए, इतिहास में सबको जगह नहीं मिलता। अगर इन लोगों को जगह एनसीईआरटी ने दिया है, वो भी क्लास 6 की छोटी बुक में, तो मतलब कितने इंपॉर्टेंट ये होंगे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो पुलकेशिन द्वितीय कौन था? पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था, जिसने पल्लव को हराया, साथ ही साथ इसने हर्षवर्धन को हराया। और इसकी जानकारी इसके कवि रवि कीर्ति, इसके कवि रवि कीर्ति जो थे, या इनके जो कवि दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, उन्होंने अपनी पुस्तक में या अपनी प्रशस्ति में इसकी जानकारी दी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 3 लेखक आ गए। हरिसेन जो किसके दरबारी थे? समुद्रगुप्त के। बाणभट्ट किसके दरबारी थे? आपके हर्षवर्धन के। कालिदास किसके थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। फिर आपके आते हैं रवि कीर्ति, किसके थे? पुलकेशिन के। क्योंकि इन दोनों के बीच हमेशा लड़ाई होती थी, पल्लव और चालुक्य वंश के बीच,
तो धीरे धीरे समय के साथ साथ जब ये भी इसका भी संसार खत्म हो गया, समय के साथ साथ ये कमजोर होते गए और उसका फायदा उठा लिया किसने? राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट। अभी इसमें भी बहुत बहुत महान महान शासक आएंगे। राष्ट्रकूट और चोल, इन दोनों सम्राटों ने इन दोनों का अंत करके अपने अपने साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि जब दोनों राज्य लड़ते लड़ते कमजोर हो गए, और कैसे इन्होंने फायदा उठाया अभी हम वो भी बताएंगे। जब ये दोनों कमजोर हो गए तो कमजोर होने के बाद राष्ट्रकूटों ने और चोलों ने दोनों के साम्राज्यों पे कब्जा कर लिया और नए राजवंशों की स्थापना कर दी। ठीक है, तो ये जानकारी होती है किसकी? जब हर्षवर्धन का शासन काल चल रहा था उस समय के राजाओं की। ठीक है, इस बात को ध्यान रखे रहेगा। यहां से हमारा धीरे धीरे अब मध्यकालीन भारत के इतिहास शुरू होगी। तो ये अब तक प्राचीन भारत का इतिहास था जिसमें यहां तक की हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद जितने हम सम्राट को पढ़ेंगे वो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मध्यकालीन भारत के विषय में। ठीक है, चलिए अब देखिए मैंने आपको क्या बताया। मैंने कुछ सम्राटों के विषय में बताया, उनकी कुछ विशेषताओं के विषय में बताया। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इनकी शासन व्यवस्था चलती कैसे थी, क्योंकि इसके बाद जैसे हम लोग शिफ्ट करेंगे तो हमारा अगला युग शुरू हो जाएगा। देखिए इनके शासन व्यवस्था के बारे में बात करें, किनके शासन व्यवस्था में यही समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, पुलकेशिन द्वितीय हो गया, तो लगभग सबका शासन व्यवस्था एक जैसा ही था। सबसे छोटी इकाई की बात करें तो गांव। ठीक है, गांव होता था। गांव मतलब जैसे कि गांव जो था सबसे छोटा इकाई था, उसके बाद कई गांव थे, फिर जनपद थे, फिर कई जनपद थे। इसके बाद में जैसे महान्यायवादी। महान्यायवादी मतलब कौन? जैसे कि जो कोई अगर दुखी है, कोई पीड़ित है, तो उसको न्याय कौन देता था या उसको न्याय कौन दिलवाता था राजा से? तो भाई सीधी सीधी बात है, कोई मंत्री ही दिलवाएगा। ठीक है, तो महान्यायवादी आप कह लीजिए, या उसको आप जैसे वो दंड भी दिलवाए, मतलब अगर आपने गलती की है तो उसको वो दंड भी दिलवाए, तो महादंड नायक। महान्यायवादी या महाधिकारी कह लीजिए, महान्यायाधिकारी को महादंड नायक भी कहते थे। और गुप्त वंश के समय ये हरिसेन था। ठीक है, हरिसेन था। क्लियर? हरिसेन मतलब क्या करता था, जैसे अगर कोई गलती किया है या कोई कहीं पे कुछ दिक्कतें हैं, कहीं उसको जजमेंट देनी है, तो राजा को सलाह देता था कि आप ऐसे से कीजिए। ठीक है, इसके बाद में इसको एक और पद दिया गया था, कुमारमात्य। और इसको ही नहीं, किसी को भी अगर दो पद दिया गया है तो उसको बोलते थे कुमारमात्य। इसका जो दूसरा पद था वो ये था कि युद्ध प्लस शांति में ये सलाह देता था। जैसे मान लीजिए किसी से युद्ध करना है तो सामने वाले की क्या नीति है, अपने गुप्तचर को भेज के पता लगवाता था कि सामने वाले के पास कितनी सेना है, कौन से तोप है, कौन सी गन है, क्या नीति है, और ये जानकारी राजा को देता था। फिर बताता था कि इनसे शांति करनी है, इनसे युद्ध करना है। तमाम चीजें कौन देता था? कुमारमात्य का काम करता था हरिसेन। इसीलिए आपका देख सकते हैं आपकी जो समुद्रगुप्त है वो बहुत ही सक्सेसफुल था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम आगे। इसके बाद देखिए श्रेष्ठी मतलब होते हैं बैंकर। ठीक है, देखिए छोटे छोटे शब्द हैं, आपको ध्यान रखने हैं। श्रेष्ठी मतलब बैंकर कह लीजिए या साहूकार। ठीक है, बैंकर या साहूकार। साहूकार मतलब जैसे कि जिनके पास पैसा वगैरह होता था, जो ब्याज पे पैसा वगैरह देते थे, जो आज का काम बैंक कर रही है, सेम वही। सार्थवाद की बात करें तो व्यापारी काफिले का नेता। ठीक है, व्यापारी काफिले का नेता। देखिए सार्थवाद, जैसे मान लीजिए व्यापारियों का झुंड चल रहा है, उसमें जो एक नेता होता था उसको बोलते थे सार्थवाद। फिर आपका आता है कुलीक। कुलीक मतलब शिल्पकार। कुलीक मतलब शिल्पकार। और अंत में आते हैं सामंत। यही वो चोरकट थे जिन्होंने राज्यों को कब्जा किया था। देखिए सामंत मतलब सरदार। ऐसे सरदार जो अपने पास आदमी रखते थे अवैतनिक। ठीक है, अवैतनिक मतलब जैसे ना, जैसे इन्होंने आदमी रखा था, चलो जब तुम्हें काम पड़ेगा तो हम बुला लेंगे, कहे हाँ हाँ साहब ठीक है। तो ये अब जैसे 1000 में, 10,000 में, 15,000, 20,000, 25,000, 60,000, 70,000 लोग रखे रहते थे। जब राजा युद्ध के लिए निकले, राजा का यार हमको जरूरत है, कहे राजा जी कितने दिन के लिए चाहिए आपको? 15 दिन के लिए। हाँ ठीक है। अब देखिए सरदार अगर इसको 5 रुपया दे रहा है तो राजा से कहता था 15 रुपए लगेगा एक दिन का। राजा कहे हाँ ले आओ। तो 15 रुपए में लेकर के इनको वो भेज देता था, और राजा जाए युद्ध करे
युद्ध में जो मारा गया सो मारा गया, जो बच गया वो वापस आके फिर अपने यहाँ इसके पास वापस आ जाए। इन सरदारों ने किया क्या, जब राजा की शक्तियां कमजोर हुई तो अब इन सरदारों ने अपने इन्हीं सैनिकों की मदद से राज्य पे कब्जा कर लिया, जिसमें कौन आते थे, राष्ट्रकूट और चोल, जिन्होंने पल्लव और चालुक्यों को हटा करके अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपसे पूछता है कि पल्लव वंश के समय सामंत कौन थे, तो सामंत ऐसे सरदार थे जो अवैतनिक सैनिक उपलब्ध कराते थे, बदले में वो राजा से उचित इनाम लेते थे, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो जाती है किसकी, थोड़ी बहुत शासन व्यवस्था की। अब चूंकि गुप्त वंश हो गया, चालुक्य वंश हो गया, पल्लव वंश हो गया, इन वंशों में बहुत सारी इमारतें बनी, बहुत सारी मूर्तियां बनी, बहुत सारे पुस्तक लिखे गए, लेकिन सबको हमें नहीं, जो हमारी पुस्तक में है उसके विषय में थोड़ी बहुत हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हम थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं इमारतों के विषय में। इस समय की क्या कौन कौन सी इमारतें थी। देखिए, इस समय तांबे का प्रचलन हो चुका था। तांबे के साथ अगर हम टिन को मिला दें तो क्या बन जाता है, कांसा। इसका भी प्रचलन हो चुका था, लेकिन ये तो बहुत पहले से चलता आ रहा था। तो इस समय देखिए, 3 टाइप के लौह यानी कि लोहा प्राप्त हुए, खटवा, पिटवा और ढलवा, ठीक है। खटवा, पिटवा और ढलवा, ये 3 टाइप के लौह या लोहा इस समय देखने को मिलते हैं। लोहे की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे जो पहली इमारत हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है लौह स्तंभ। देखिए, ये लौह स्तंभ लगभग 7.2 मीटर ऊंचा है और 3 टन भारी है। इसके साथ साथ ये लौह स्तंभ कुतुब मीनार के पास में है, ठीक है, कुतुब मीनार के पास में है। और इसको गुप्त वंश के सम्राट चंद्र ने बनाया था। गुप्त वंश के सम्राट चंद्र ने बनवाया था। इसकी जानकारी हमें कैसे पता चलती है, ये इसी पे लिखा है, स्तंभ पर ही लिखा गया है, ठीक है। स्तंभ पर लिखा गया है कि इसको किसने बनवाया है, चंद्र ने। अब इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, लोहे का खंभा तो बहुत होता है। इसकी चर्चा इसलिए हो रही है कि हजारों साल से ये पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक इसमें जंग नहीं लगा है, ठीक है। जंग मतलब मूर्छा, ऐसे बारिश में पड़ा है, धूप में, छांव में, लेकिन आज तक जंग की इसमें एक जरा भी रत्ती नहीं लगी है। इसलिए इसकी विशेषता थोड़ी अलग हो जाती है। वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय है, या आप कह लीजिए रोचक विषय बन के रहा है कि ये कौन सा लोहा है जो जिसमें आज तक जंग नहीं लगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ ये जो स्तंभ है वो कहाँ है, महरौली में, ठीक है। महरौली में इसको रखा गया है। महरौली मतलब दिल्ली में, क्लियर, दिल्ली में इसको रखा गया है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा लौह स्तंभ, ठीक है। महरौली का लौह स्तंभ इसीलिए फेमस है, इस चीज को आप समझे रहिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम थोड़ी बहुत बात करें तो अगला हमारा जो टर्म आता है स्तूप का। देखिए, स्तूप का समझिएगा। स्तूप में क्या होता है, पहली चीज ये बनाया क्यों गया है। देखिए, स्तूप में बौद्ध या उनके अनुयायी, ठीक है, जैसे बौद्ध मतलब महात्मा बुद्ध, बौद्ध या उनके अनुयायी का अवशेष, अवशेष मतलब जैसे हड्डियों का अवशेष, हड्डियों के अवशेष के साथ साथ क्या, हड्डियों का अवशेष और साथ साथ दांत वगैरह, इसको एक बॉक्स में भर करके, इसको एक बॉक्स में भर करके मिट्टी का टीला बनाया गया है। मिट्टी का टीला, ठीक है, मिट्टी का टीला, और ये ऊपर है। फिर इस टीले को ईंट से ढक दिया गया है। किससे, ईंट से ढक दिया गया है। और फिर इसके चारों तरफ पत्थर, इसके चारों तरफ पत्थर रख दिए गए हैं। और इस रचना को क्या कहा जाता है, स्तूप। क्या कहा जाता है, स्तूप। स्तूप के चारों तरफ रेलिंग बनाई गई है, जिसको हम बोलते हैं वेदिका। क्या बोलते हैं, वेदिका। रेलिंग बनाई गई जिसको हम बोलते हैं वेदिका, ठीक है, वेदिका। रेलिंग के बगल में इसके चारों तरफ रास्ता बनाया गया है, जिस रास्ते पे लोग घूम घूम के इसका चक्कर लगाते हैं, या आप कह सकते हो कि उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। इस पाथ को बोला जाता है प्रदक्षिणा पथ।
प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो इस स्तूप में हमने क्या देखा, पहली चीज, एक बॉक्स में बौद्ध धर्म के या बौद्ध अनुयायियों के अवशेष रखे गए हैं, दांत हड्डी वगैरह। उसके बाद उसको एक मिट्टी के टीले से ढक दिया गया है, उसके ऊपर ईंटों से ढका गया है, उसके ऊपर पत्थर से ढक करके एक आकृति दे दी गई है। चारों तरफ रेलिंग बनाई गई है जिसको हम वेदिका बोलते हैं। फिर चारों तरफ रास्ता बनाया गया है उसको घूम के प्रदक्षिणा करने के लिए। ठीक है, मुख्य रूप से ऐसे स्तूप हमको देखा ब्रह्मपुर, ऐसे स्तूप हमें सांची में प्राप्त होते हैं। ठीक है, सांची स्तूप, क्लियर। सांची स्तूप आपका एमपी में है। यहाँ पे ऐसा स्तूप आपको देखने को मिलेगा जिसको आप देखेंगे तो बहुत फेमस स्तूप है। ठीक है, वहां अगर आप जाते हैं तो आपको ये स्तूप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सांची के साथ साथ आपका अमरावती में भी एक स्तूप है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग धातु मंजूषा भी बोलते हैं। ठीक है, किसको, रेलिंग जो लगी रहती है उसको हम बोलते हैं धातु मंजूषा। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे देखिए अब एक स्तूप नहीं है, अभी आप कहेंगे कि सारनाथ का कहा गया, बहुत सारे हैं, लेकिन इस टाइम पीरियड के जो जो थे उस पर हम चर्चा करते हैं। तो ये बात हो गई सांची के स्तूप, और एक और होता था, एक और है अमरावती का स्तूप। इमारतों के विषय हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर इमारतों में मंदिर ना आए तो फिर इमारतें कैसी। ठीक है, क्योंकि इस समय इस टाइम पीरियड में हिंदू सम्राटों का बोलबाला था, तो यहाँ पे कुछ हिंदू मंदिर देखने को मिलते हैं, उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यूपी के भीतर गांव में ईंटों का मंदिर है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं। यूपी के भीतर गांव में ईंटों का मंदिर है। किसका मंदिर है, ईंटों का मंदिर। आजकल घर बनाइए तो 100-150 साल में पूरी एकदम तहस नहस हो जाएगा, लेकिन ये 1500 साल पहले बना हुआ है और आज भी वैसे ही है। ठीक है, यूपी के भीतर गांव का जो मंदिर है वो ईंटों का बना हुआ है, 1500 साल से वैसे ही पड़ा हुआ है। एक और फेमस मंदिर है तमिलनाडु का, महाबलीपुरम एकाश्म मंदिर। महाबलीपुरम एकाश्म मंदिर। ठीक है, इसको नरसिंह वर्मा ने बनाया था, एकाश्म मंदिर, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आपका एहोल का मंदिर आता है, एहोल का दुर्गा मंदिर। ठीक है, कर्नाटक में है ये, एहोल का दुर्गा मंदिर। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, एहोल का दुर्गा मंदिर आपको देखने को मिलता है। ये कुछ प्रमुख मंदिर है जिनकी जानकारी हमें इस पाठ में दी गई है। इसके साथ साथ ये आप ध्यान रखिएगा, ये 1400 पुराना मंदिर है। ठीक है, कितना, 1400 पुराना। इसके साथ साथ जैन मठ। जैन मठ क्या है, जैन मठ मतलब ऐसे स्थल, ऐसी जगह जहां पे जैन धर्म के अनुयायी तपस्या करते थे और अपना जीवन वहीं पे त्याग देते थे। जैन मठों की बात करें तो ये महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। कहां, उड़ीसा में। ठीक है, कहां देखने को मिलते हैं, उड़ीसा में। इनकी खासियत यह है कि पहाड़ों के पत्थरों को काट करके ही बनाया गया। इसमें ईंट वगैरह का, सीमेंट वगैरह का उपयोग नहीं किया गया है। जैसे मान लीजिए अगर ये मोटा सा पहाड़ है तो इस पहाड़ को ही बीच में काट काट करके ऐसे पिलर, ऐसे काट काट करके पिलर काट काट करके और उसमें कमरे बना करके ये जगह बनाई गई है। ठीक है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे चित्र देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्या है, जैन मठ कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये 4-5 मंदिर का जिक्र इस चैप्टर में था, हमने कर दिया। महाबलीपुरम मंदिर था, दुर्गा मंदिर था, और आपको यूपी का जो भीतरगांव का मंदिर है, इसके साथ साथ हमने देखा क्या, जैन मठ। ठीक है, चित्रकला की बात करें, थोड़ी बहुत चित्रकला के बारे में बताया गया है कि अजंता की गुफाओं में सभी धर्म के, हिंदू हो गया, जैन हो गया, बौद्ध धर्म की चित्रकारी देखने को मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी चित्रकारी है, बौद्ध धर्म की। कहां, अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अजंता की गुफाओं में महाराष्ट्र में हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब थोड़ी बहुत चर्चा हो जाती है इस टाइम के दौरान या इस समय पुस्तकें कौन कौन सी थी। पुस्तक देखिए, तमिल में एक पुस्तक जो कि दक्षिण राजवंश था इस समय,
तमिल में एक पुस्तक देखने को मिलती है सिलप्पदिकारम, सिलप्पदिकारम, और एक पुस्तक देखने को मिलती है मणिमेखलम, मणिमेखलम। दोनों की दोनों पुस्तकें किसमें लिखी गई हैं? तमिल में। ठीक है, दोनों की दोनों पुस्तकें किसमें लिखी गई हैं? तमिल में। अब इसमें हम समझते हैं कि इसमें आखिर जानकारी किसकी दी गई है, इसको हम समझते हैं। देखिए, इसको लिखा है इलांगो ने, इलांगो व्यक्ति था, इसने लिखा है। अब इसमें है क्या, ध्यान समझिएगा। सिलप्पदिकारम पुस्तक में यह बताया है उसने, इसमें दो व्यक्तियों की कहानी है। एक है कोवलन, कोवलन, और इसकी पत्नी कन्नगी, इसकी पत्नी कन्नगी। इस कहानी में बताया गया है कि कोवलम और कन्नगी की शादी होती है, क्योंकि कन्नगी बहुत ही आप कह सकते पतिव्रत पत्नी थी। लेकिन होता क्या है कि कोवलन का संबंध जो है एक वहां की नर्तकी माधवी से हो जाता है। ठीक है, माधवी, जिससे इसको एक बेटी पैदा होती है। कन्नगी इस बात से नाराज हो जाती है और कोवलन से शिकायत करती है, और दोनों के दोनों वो राज्य छोड़ करके पांड्य राज्य में चले जाते हैं। ठीक है, ये पहले रहते थे पुष्कर में, वहां से ये पांड्य राज्य में चले जाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, मतलब माधवी को छोड़ करके। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं, कौन कौन? कोवलन और उसकी वाइफ कौन थी? कन्नगी। ठीक है, ये यहाँ पे आते हैं। लेकिन होता क्या है कि यहाँ इस राज्य में एक व्यापारी ने कोवलन पर इल्जाम लगाया कि तुमने चोरी की है, और वो इल्जाम हालांकि झूठा था, लेकिन उस समय पांड्य राजा ने क्या किया? पांड्य राजा ने इसका सर कटवा दिया। ठीक है, इसका सर कटवा दिया, क्योंकि कन्नगी जो बेचारी अपने पति से हमेशा दूर रही। शुरू शुरू में तो वो किसी और चक्कर में था, बाद में जैसे वो यहाँ आई तो उसके हस्बैंड को मार दिया गया। तो इसने राजा को श्राप दिया, इसने कहा तुमने जैसे मतलब मेरे भरे यौवन में मेरे हस्बैंड को या मेरे पति को तुमने मारा है। इसने अपने स्तनों को काटा, सोचिए इतना, मतलब इतनी एक दुखी हो गई थी। इसने काटा और अपने उसके ब्लड को, उसके रक्त को पूरे दरबार में फेंकते हुए कहा कि इस राज्य से संबंधित कोई बचेगा नहीं, सबका विनाश हो जाएगा। और जब उसने ये शब्द कहा, उसने ये श्राप दिया, राजा को पश्चाताप हुआ कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन फिर भी वो तो कह के मर गई। उसके कुछ ही दिन पश्चात ये जो पांड्य राजा थे, पांड्य राजा जिनकी राजधानी थी मदुरै, इसका पूरी तरह से विनाश हो गया। ठीक है, पूरी तरह से बगल के सम्राटों ने उसको समाप्त कर दिया। तो ऐसा माना जाता है इस कवि के द्वारा, इलांगो के द्वारा, कि ऐसा उस स्त्री के श्राप देने के कारण ही हुआ था। ठीक है, तो ये कहानी किसमें है? सिलप्पदिकारम, जिसको लिखा था इलांगो ने। मणिमेखलम की बात करें तो मणिमेखलम भी इन्हीं से संबंधित है। इसमें जो माधवी की बेटी थी, इसके विषय में बताया गया है। क्लियर? तो ये दो पुस्तकें हैं, इसको आप इंपॉर्टेंट समझिएगा। चलिए, इसके बाद देखिए, इसी समय में पुराणों की रचना होती है। इसी समय में पुराणों की रचना होती है। पुराण मतलब जो शिव जी को समर्पित है। ठीक है, शिव जी को समर्पित है, माँ दुर्गा को समर्पित है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। पुराणों की रचना भी कब होती है? इसी समय में होती है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, पुराणों की बात हम बात करें तो महाभारत और रामायण की रचना जो है वो इसी समय में होती है। जैसे महाभारत की हम बात करें, ठीक है, महाभारत और पुराण दोनों की बात करें तो इसके संकलनकर्ता कौन थे? व्यास जी थे। ठीक है, महर्षि व्यास जी ने महाभारत के विषय में लिखा। महाभारत में कौरवों के और पांडवों के विषय में लड़ाई जो हुई थी उसके विषय में बताया गया है। ठीक है, हस्तिनापुर जो थी उनकी राजधानी, उसको लेकर लड़ाई जो हुई थी उसके विषय में बताया गया है। किसमें? महाभारत पुस्तक में, जो हमारा महाकाव्य है। ठीक है, हमारा महत्वपूर्ण महाकाव्य है महाभारत। इसके बाद बात करें तो हमारा एक और महाकाव्य है रामायण, जिसमें कौशल देश के राजा श्री रामचंद्र के बारे में बताया गया है, और इसको महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। किसने? महर्षि वाल्मीकि जी ने। ठीक है, अभी देखिए इधर हनुमान चालीसा बज भी रहा है। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने या महर्षि वाल्मीकि जी ने किसके विषय में बताया है? रामायण के बारे में लिखा है। ये दो महाकाव्य हमारे हिंदू ग्रंथ के सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं। एक महाभारत, दूसरा कौन सा? रामायण। श्री मद भागवत गीता की बात करें तो भी महाभारत का ही हिस्सा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये बात किसकी हो गई? पुस्तकों के विषय में। ठीक है, इस टाइम पे कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी तथा किसने लिखी थी वो मैंने आपको बता दिया। थोड़ी बहुत
इस समय में थोड़ी बहुत जानकारी विज्ञान के विषय में भी पता चलती है। जैसे देखिए, एक बहुत ही महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, ये सब इसी समय थे। ठीक है, पहली चीज आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी अपने पुस्तक आर्यभट्टियम। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में ग्रहण के विषय में बताया। इन्होंने एकदम एग्जैक्ट बताया था कि ग्रहण क्यों होता है। ग्रहण के साथ साथ इन्होंने बताया दिन रात क्यों होता है। इन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ऐसा नहीं है कि सूर्य लगाता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से दिन रात होता है। आज जो फॉरेनर लोग, जो विदेशी लोग इस बात पे उछल रहे हैं कि हमने खोज किया दिन रात, सोचिए आर्यभट्ट जी ने हजारों साल पहले ही बता दिया था कि दिन रात क्यों होते हैं। दिन रात पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाए जाने के कारण होते हैं। साथ ही साथ इन्होंने चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की भी स्पष्ट व्याख्या दी थी। किसने? आर्यभट्ट ने। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, बहुत बड़े गणितज्ञ थे। इसके साथ इन्होंने शून्य की खोज की। शून्य की खोज के साथ साथ इन्होंने वृत्त की परिधि को बताया कि उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, और जो कि आज का हमारा आधुनिक नियम है 2πr, एकदम इसके एग्जैक्ट बराबर था। ठीक है, तो ये भी या इसकी भी जानकारी इन्होंने दी थी। इसके साथ साथ मतलब इनके टाइम पीरियड में ही वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, देखिए वराहमिहिर, देखिए वराहमिहिर, ब्रह्मगिरी और भास्कराचार्य ये भी कुछ महत्वपूर्ण गणितज्ञ थे उस टाइम पे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में चरक आते हैं। चरक जिन्होंने लिखा था चरक संहिता, ये आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। ठीक है, इसलिए इस पुस्तक को आयुर्वेद शास्त्र भी कहा जाता है, या आप कह सकते हो कि आयुर्वेद के सर्वाधिक ज्ञाता चरक ने एक पुस्तक लिखी थी चरक संहिता, जिसमें उन्होंने आयुर्वेद के विभिन्न औषधियों के विषय में जानकारी दी थी। ठीक है, एक और है हमारे चिकित्सक, या आप कह सकते हैं डॉक्टर सुश्रुत। देखिए सुश्रुत ने लिखा था सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के विषय में जानकारी दी गई है। अब ये शल्य चिकित्सा क्या है, इसको समझिएगा। शल्य चिकित्सा मतलब जैसे किसी का हाथ काटना है, पैर काटना है, तो कैसे काटे, कहाँ काटे, कब काटे, इसके विषय में जो जानकारी दी है किसने दी है? सुश्रुत संहिता में सुश्रुत जी ने। ठीक है, और लास्ट में हमारा आता है कौन सा? ये चरक, जिसमें चरक ने क्या बताया है? अर्थशास्त्र बोल रहे हैं, आयुर्वेद शास्त्र के विषय में जानकारी दी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। हमने इतिहास के क्लास 6 के चैप्टर को पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब हम लोग अगली वीडियो में क्लास 7 के विषय में अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।